हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं दीर्घा शर्मा आपके साथ में जुड़ गई हूँ। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, जिससे आपको ये जो वीडियोज़ हैं ये लगातार मिलती रहें और साइंस के बारे में आप और कुछ नया जानते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दिया कीजिए, जिससे सबका भला हो जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँगी नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन और रेयॉन। ये सभी जो हैं ये सिंथेटिक फाइबर जिनको मैं कह रही हूँ, ये सब वो हैं रेशे जो मैन मेड हैं। हम मैन मेड आर्टिकल्स की बात करें, ये सब वही रेशे हैं। अब इसमें हम एक पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। जैसे ये है कॉटन का फैब्रिक। कॉटन का फैब्रिक आपको अलग तरह का दिखाई देगा। इसके बाद में ये नायलॉन का फैब्रिक है और ये इसकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद में आपके पास में ये एक अलग पॉलिएस्टर का फैब्रिक है और इसके बाद ये आपके पास में रेयॉन का फैब्रिक है। ये बहुत लटका लटका सा कपड़ा होता है, मोस्टली कपड़ों में यूज़ होता है। देन ये आपके पास में डेक्रॉन का फैब्रिक है और इन सभी रेशों को हम बोलते हैं मानव निर्मित रेशे। और ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं, ये सभी को बोलते हैं मानव निर्मित रेशे या सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये अलग अलग तरह के फैब्रिक्स हैं, यहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सभी मैन मेड हैं। केवल एक कॉटन मैंने जो आपको दिखाया फैब्रिक, वो जो है आपको कपास के पौधे से प्राप्त होता है। बाकी ये सभी जो हैं पॉलीमर्स के थ्रू बने होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इनके जो कपड़े बने होते हैं ये मोस्ट अट्रैक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू कॉटन। और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ज़्यादा आकर्षक होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, जल्दी से फटते नहीं हैं। कॉटन के कपड़े मोस्टली जल्दी फट जाते हैं और ये जल्दी सूख भी जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक डिफ्रेंशिएट किया है। नायलॉन और पॉलिएस्टर्स वगैरह के नीचे लिखा है जल्दी से फटते नहीं और जल्दी सूख जाते हैं, और जबकि कॉटन के कपड़े देर से सूखते हैं और जल्दी से फट जाते हैं। तो हम किन्हें प्रेफर करेंगे? जाहिर सी बात है, तो ज़्यादातर लोग मानव निर्मित रेशों को यूज़ करते हैं। अब ऊपर की साइड आप देख सकते हैं जहाँ पी पी करके मैंने एक चेन बनाई हुई है। जब हम कोई एक अणु लेते हैं तो उसे बोलते हैं मोनोमर, यानी कि केवल एक अणु है। उसके बाद में हमने पॉलीमर्स जो बोलते हैं, यानी कि हम एक स्पेसिफिक अणु को उसको कई सारे चेन उसके जोड़ देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पॉलीमर्स। और ये पॉलीमर्स ही सिंथेटिक फाइबर का निर्माण करते हैं जब ये असंख्य संख्या में होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नायलॉन से रस्सी बनती है जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी। पॉलिएस्टर से पैंट बनती है, पॉलिएस्टर के कपड़े से। डेक्रॉन का यूज़ मोस्टली कुशन कवर्स वगैरह बनाने में होता है और रेयॉन से लोग बाग सलवार कुर्ता वगैरह बनाते हैं। प्लास्टिक की बात हम कर लेते हैं। प्लास्टिक हमारे यहाँ जैसे बाल्टी, मग्घा, ब्रश, कुर्सी, साबुनदानी और बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास प्लास्टिक की बॉटल होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। बेसिकली ये बनती कैसे हैं? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनती है। अनसैचुरेटेड मीन्स असंतृप्त, यानी कि जहाँ पर कार्बन के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं और इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड तोड़ के हम दूसरा कार्बन वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, वहाँ पे जोड़ सकते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वो होता है एल्कीन्स, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वो होता है एल्काइन। तो ये एल्कीन्स और एल्काइंस ही हैं जिनकी वजह से अन्य कार्बन श्रृंखला में जुड़ सकता है, बिकॉज इनके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़कर एक नया कार्बन इनसे अटैच हो जाता है। एक पॉइंट और है प्लास्टिक के लिए कि ये मैक्रो मॉलिक्यूलर यूनिट हैं। बड़े बड़े अणु होते हैं जो कि सब एक साथ कंबाइंड हुए रहते हैं और एक मॉलिक्यूलर वेट इनका बहुत ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है कि एक कटोरी में आपने केवल एक बेसन का लड्डू रखा और एक कटोरी में आपने बहुत सारे रखे, तो जिनमें बहुत सारे हैं वो होने बेसन के लड्डू ही चाहिए दोनों कटोरियों में। ठीक है, कपास और लोही की तरह मत कीजिएगा, वेट पे फ़र्क पड़ता है। तो जिसमें ज़्यादा लड्डू हैं उसका वेट ज़्यादा होगा। तो इसी तरह जो प्लास्टिक मैक्रो मॉलिक्यूलर यूनिट है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि आणविक भार उसका ज़्यादा है। तो इस तरह से प्लास्टिक का ये कुछ गुण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिक में मेल्टिंग पॉइंट की। वह तापमान जिस पर कोई तत्व पिघलना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जहाँ पर वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर दो तरह की प्लास्टिक्स के बारे में बात करेंगे। थर्मोप्लास्टिक, जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं, ठंडा करते हैं तो हार्ड हो जाती हैं। ये सिंपल आप याद रख सकते हैं, इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन्हें आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते बिकॉज ये ठंडा करने पर रफ और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे बेकेलाइट है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और आपका पॉलीथीन है, थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, और नायलॉन का आप मुझे बताएंगे कैसी प्लास्टिक है। इसके बाद हम यूज़ ऑफ प्लास्टिक की बात करते हैं। इस पेंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना के काल में, कोविड-19 के काल में हमारे हेल्थ इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। वैसे तो हम डेली वर्क्स में प्लास्टिक का बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री ने कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया, एक रिसेंट आपको वो दे रही हूँ।
एग्जाम्पल जैसे शील्ड्स बनाई हैं, फेस पे जो शील्ड्स लगा के फिर हम इधर उधर जा रहे हैं या डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं उसको। टैबलेट कवर्स, जो टैबलेट्स मिल रही हैं उनके कवर प्लास्टिक के बने हैं। इसके अलावा ग्लव्स बनाए हैं वो प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक थ्रेड्स हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो प्लास्टिक थ्रेड से उसको सिल दिया जाता है, टाँके लगाए जाते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, सिरिंज हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ आपके डेली लाइफ में होता है। प्लास्टिक को आप इस तरह से यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट मैंने कल भी जो क्विज़ कराया था उसमें टेफ्लॉन का जिक्र किया था। टेफ्लॉन का यूज़ मोस्टली नॉन स्टिकी पैन के लिए किया जाता है जिसमें ऑयल और वाटर नहीं चिपकता। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये नॉन फ्लेमेबल होता है, यानी कि ये जलता नहीं है। तो टेफ्लॉन का यूज़ इसीलिए नॉन स्टिकी पैन्स के लिए किया जाता है। फिर हम देखते हैं प्लास्टिक और हमारा एनवायरनमेंट। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दैट मीन्स कि वो उनको अगर आप कहीं डाल देंगे तो वो जो है थोड़े टाइम के बाद में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप कभी भी कितना भी टाइम तक डाल के रखेंगे तो वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें क्या हैं? वेजीज आपके या फ्रूट्स का पील आपका, पेपर, कॉटन क्लोथ, वुड या वुडन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स एक्चुअली। सो ये सब चीज़ें अगर कहीं पड़ी रहती हैं तो आफ्टर सम टाइम, अपना अपना एक टाइम पीरियड है इनका, ये कुछ टाइम बाद में डिकम्पोज हो जाती हैं और एनवायरनमेंट में मिल जाती हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें क्या हैं? जैसे टिन, एल्यूमिनियम और मेटल कैंस, आपके प्लास्टिक बैग्स जो कि सरकार ने बैन भी कर दिए हैं। प्लास्टिक बैग्स यूज़ करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था कि इनको ना यूज़ किया जाए, बिकॉज ये एनवायरनमेंट के साथ में मिक्स नहीं हो पाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ख़राब करते हैं, चाहे वो स्थल का हो चाहे वो जलीय जीव हो, उनके लिए ये नुकसानदायक हैं। एक एग्जाम्पल, एक अनुभव मेरा है इस प्लास्टिक की वजह से। तो जैसे कूड़ा या प्लास्टिक और ये वेस्ट मटेरियल जितना होता है, इसको कूड़े की तरह एक जगह एकत्रित कर दिया गया था एक जगह पे, और ये दिल्ली की बात है। और वहाँ पे थोड़े टाइम बाद जब मैं वहाँ पे विज़िट किया मैंने, या मैं गई हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने एक पार्क बना दिया। दैट मीन्स कि वो सारा जितना था वो डिकम्पोज हो गया और उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी डाल के, और वहाँ पे ग्रास है और बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ वेड़ लगा रखे हैं अच्छे से। तो उन्होंने उस कचरे से भी एक बहुत अच्छा स्पॉट बना दिया था। तो पर वो उनसे बनता है जो बायोडिग्रेडेबल हैं। अब जैसे पॉलीथीन है, तो चाइना का भी हमने सुना था कि चाइना ने अपना जितना भी इलेक्ट्रिक कचरा था, ई कचरा था, या फिर आपका जो पॉलीथीन वगैरह थी, ये सब चीज़ें जो है पानी में ही डाल रखी थी। उन्होंने इस तरह से करके पूरा एक जमघट लगा रखा था, उन्हें डंपिंग करने के लिए मना कर रखा था। तो इससे क्या होता है कि जो पॉलीथीन होती है उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो जो कि त्यो पड़ी रहती है वहीं के वहीं। तो जो अंदर मछलियां हैं या समुद्री जीव हैं अन्य, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह प्लास्टिक का जो कचरा है, अगर हम उसे जला देते हैं तो वो विषैली गैसें निकालता है और वो हमारे पशुओं को, हमें मानवों को बहुत ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए होती हैं। और क्या नुकसान है प्लास्टिक का? कि आपका कोई पाइपलाइन है, सीवर लाइन है, उसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन फंस जाती है। दैनिक जीवन में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं इस प्रॉब्लम को। सब कहते हैं ये प्लास्टिक की पन्नियाँ नाली में मत डालो वरना नाली ब्लॉक हो जाएगी। तो वो ब्लॉक हो जाने से दूषित जल वहाँ रुकना शुरू हो जाता है, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, जाहिर सी बात है। तो हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कपड़े के थैले आने लगे उनका यूज़ करिए और जितना हो सके प्लास्टिक से बचें। और जो कूड़ा बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि नष्ट हो सकता है, उसे एक स्थान पे कलेक्ट करें, जिससे वो डिकम्पोज होने के बाद में आप उस पर मिट्टी डाल के इस तरह से कुछ भी प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। सो इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा है, तो थोड़ी सी सफाई हम भी कर लेते हैं, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लास की। और ग्लास हमने कई जगह पर देखे हैं, जैसे हमने साइंस की लैब में बीकर देखे हैं, खिड़कियाँ देखी हैं, अपनी घड़ी का शीशा देखा है, घड़ी में कांच देखा है, ऑफिस की इमेज देखी है, शीशा देखा है जिसमें हम रोज़ अपनी शक्ल देखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, और बोतल देखा है। ठीक है, तो यहाँ सब जगह हमने एक ग्लास को देखा है। लेकिन ग्लास भी अलग अलग तरह के होते हैं, हम इस बारे में भी आज बात करते हैं। कॉमन ग्लास जो है वो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। और जो आपका सॉफ्ट ग्लास है, जिसे मोस्टली टेस्ट ट्यूब्स में या बॉटल्स में यूज़ किया जाता है या विंडोज़ में यूज़ किया जाता है, वो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सिलिका से बनता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हार्ड ग्लास की। वो पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनता है, और इसमें मोस्टली लैब अपरेटस बनाए जाते हैं। जो लैब में हम वर्किंग करते हैं उसके लिए अपरेटसेस बनाए जाते हैं इसके। और एक हम बात करते हैं फ्लिंट। फ्लिंट है सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट प्लस बोरिक एसिड और प्लस सिलिका, इसको हीट कर देते हैं तो यहाँ पर फ्लिंट बन जाते हैं।
फ्लिंट बेसिकली, अगर आपको फ्लिंट शब्द नया सा लग रहा है तो बेसिकली ये है जो आंखों के चश्मे बनते हैं, लेंस बनता है ना, उसका जो कांच होता है वो फ्लिंट है, ठीक है। और ये प्रिज्म वगैरह बनाने के काम भी आता है। प्रिज्म जिसमें हम प्रकाश की केवल एक रो को अगर भेजेंगे तो वो विबग्योर करके पूरा हमें इंद्रधनुष दिखाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सन ग्लासेस की। सन ग्लासेस दो तरह के देखे होंगे सभी बच्चों ने। थोड़ा सा ज्यूम करेंगे कि एक बार मान लो आप धूप में जा रहे हैं और इतनी देर में मौसम थोड़ा अटपटा सा हो गया, मौसम थोड़ा बदल गया है, बारिश सी का मौसम हो गया, बादल हो गए हैं, तो आपको फिर जो आपने सनग्लासेस लगा रखे थे अभी तक धूप में, उनसे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि वो ऑलरेडी काले थे और काला हो गया सब ऊपर से, तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ऐसे भी सनग्लासेस हैं। और एक सनग्लासेस वो होते हैं जो दिन हो यानी कि धूप हो या बरसात हो, दोनों में काम कर जाते हैं। तो क्या फ़र्क है उनमें वो जानेंगे। एक सनग्लासेस हैं जिनमें सेरियम ऑक्साइड ये लगा हुआ है जो कि केवल धूप में काम करते हैं, ठीक है, सिंपल। सेरियम ऑक्साइड से बनने वाले जो ग्लासेस हैं, जो आपके सनग्लासेस हैं, वो धूप में काम करते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है फोटोक्रोमैटिक ग्लास। ये आपने शब्द सुना भी होगा, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रकाश संश्लेषण वाला, तो उस टाइम पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। और जब हम गामा रेज वगैरह सुन रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी हम इसको, जब गामा रेज वगैरह पढ़ते हैं तब भी हम ये नाम सुनते हैं। तो ये जो फोटोक्रोमैटिक ग्लास है, इसमें एक्चुअली सिल्वर और आयोडाइड ये दोनों चीज़ें हैं। तो जिस टाइम तो आप धूप में होते हैं तो सिल्वर अपनी फॉर्मेशन में आ जाता है, यानी कि सिल्वर उभर आता है बिल्कुल। तो वो क्या करेगा कि आपको जो आपका स्क्रीन है, जो सनग्लास का लेंस है, वो आपका डार्क हो जाता है, तो आपको धूप से अपना प्रोटेक्शन मिल जाता है, यूवी रेज से प्रोटेक्शन मिल जाता है, ज़्यादा लाइट नहीं लगती आपकी आंखों में। और वहीं दूसरी ओर जब बारिश का मौसम हो रहा है या ऊपर बहुत ज़्यादा बादल हैं, तो ये सिल्वर जो है ये बैकफुट पे चला जाता है और आयोडाइड अपना काम करने लगता है। जाहिर सी बात है, जब उसमें सिल्वर नहीं है तो डार्कनेस नहीं आ रही है, और डार्कनेस नहीं आ रही है तो आयोडाइड की वजह से लाइट है। तो सीधी सी बात है कि सिल्वर का मेन कंपोनेंट है, यहाँ पे सिल्वर मेन काम कर रहा है। जब सिल्वर आएगा तो डार्किश आ जाएगी आपके चश्मे में, और जब वो हट जाएगा सूरज की रोशनी के एब्सेंस में, तो आयोडाइड वहाँ पे फ्रंट में आ जाएगा और आपको लाइट शेड मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, वो है सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, और प्लास्टिक के बाद हमने पढ़ा कि प्लास्टिक का मॉलिक्यूलर वेट वगैरह कैसा है, प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद में हमने ग्लास के टाइप्स पढ़े, और इसके आगे की चीज़ें हम कल कंसिडर करेंगे, विच इज़ क्ले। ओके, तो हम कल बात करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया कीजिए। और कुछ कंटेंट आपका, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ क्वेरी करनी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अपने दोस्तों को शेयर कर दिया कीजिए जो पेंडेमिक सिचुएशन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन तक वीडियोस पहुंचा दीजिए, तो उनको जो आपका साइंस का बेसिक एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और आप सब लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके गाइज, बाय बाय, कीप लर्निंग, डू वेल।